Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mate. So I welcome you all to the lecture of capacitance. This is a really important topic और बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 कह सकते हो और कुछ पार्ट सर्किट का है, कुछ पार्ट बेसिक्स है एंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगला जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो भी इससे कनेक्टेड है और देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है पर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे ना तो दिस इज अ रियली इजी चैप्टर. मतलब पर्सनली दिस इज व्हाट आई फील. सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड डू दैट, है ना. करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना आसान बना सकते हैं इसको. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. बिल्कुल अच्छे से पढ़ना बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाना, चीज़ों को जॉट डाउन करना, जहाँ क्वेश्चन आए उनको ट्राई जरूर करना, तभी सोल्यूशन देखना है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. बेटा देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये कैपेसिटर है क्या. करेक्ट. सो व्हेन आई से कैपेसिटर, सबसे पहली टर्म क्या आती है बेटा? कैपेसिटर. तो कैपेसिटर क्या होता है बेटा? इट्स अ सिस्टम ऑफ वन और मोर देन वन कंडक्टर्स. एक या एक से ज्यादा कंडक्टर्स का सिस्टम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए काम आता है बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज. देखो हमने यहाँ लिखा है, एक एक कीवर्ड पे ध्यान देना. सबसे पहले तो वन और मोर देन वन कंडक्टर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि बेटा एक या एक से ज्यादा कंडक्टर्स, तो इससे यह भी प्रूव हो जाता है कि अगर एक कंडक्टर है तो वो भी कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है. क्योंकि बेटा दिक्कत क्या है ना, हम जितने अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे ना सब में एक से ज्यादा कंडक्टर होंगे तो अनकॉन्शियसली अपने ब्रेन में आ जाएगा अच्छा इसका मतलब कम से कम दो कंडक्टर चाहिए. ऐसा कुछ नहीं, एक कंडक्टर भी कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है. बोले ठीक है सर. हमने कहा दूसरा कीवर्ड है बेटा फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. बेसिकली कंडक्टर में क्या होता है, ये देखो यहाँ लिखा है ना, बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज. तो किसी तरह से उसे चार्ज दिया जाता है, चार्ज देकर के फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पढ़ चुके हो. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो ही स्टोर करने का काम क्या करता है बेटा? कैपेसिटर करता है. फिर जहां जरूरत होती है वहां पे उस एनर्जी को वो थ्रो कर देता है. कहने का मतलब कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके रखता है और जहां रिक्वायरमेंट होती है वो बल्क में एनर्जी फेंकता है. जैसे फैंस हो गई, है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगा होता है. तो जब अप्लायंस को स्टार्ट करते हैं ना तो बल्क में एनर्जी फेंकता है, फिर एक बार रेगुलेट होता है अप्लायंस, फिर चलता रहता है, फिर दिक्कत नहीं आती है. समझ गए बात को? या सोलर पैनल्स हैं, अब वो जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं वो किसकी फॉर्म में होंगे? वो कैपेसिटर की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएंगी. फिर जहाँ रिक्वायरमेंट होगी एज अ बैटरी उसको काम ले लेंगे इस तरीके से. ठीक है. तो मुश्किल काम नहीं है, सिंपल है, सिंपल सॉर्टेड रखना है. राइट. अब ये कैपेसिटर बेटा देखो कैसे काम करता है, एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, बस समझने की कोशिश करना. जैसे अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक लेते हैं एकदम ना. जैसे लेट से कोई एक स्फेरिकल शेल ले ली और हमने इनको बोला कि ठीक है भाई स्फेरिकल शेल को कुछ चार्ज दे दिया. देखो बेटा इस तरीके से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसा कुछ इसको चार्ज दे दिया. चार्ज देने से बेटा हमें ये तो समझ में आता है ना कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से क्या जाएगा? अभी. करेक्ट और नॉट? तो बेसिकली अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, उसके से फील्ड क्रिएट हुआ. अब बेटा जहाँ जहाँ फील्ड क्रिएट होगा वहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी और एनर्जी स्टोर होते ही हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये बात समझ में आती है कि ये बेसिकली हमारे लिए क्या कर रहा है? एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है. अब ये कैपेसिटर स्फेरिकल शेप का है इसलिए इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोल देते हैं. किसी में पैरेलल प्लेट्स आ जाएंगी तो उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल देंगे. कहीं पे सिलेंड्रिकल आ जाएगा तो उसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोल देंगे. ऐसे वी कैन हैव नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. करेक्ट. तो एक एक करके उसको देखेंगे. पहले ये समझ में आ गया कैपेसिटर क्या है? एक या एक से ज्यादा कंडक्टर का सिस्टम जो एनर्जी स्टोर करने का काम आता है. बोले ठीक है सर, आगे बढ़ सकते हैं. ठीक. अगर इसको नोट करना है तो पॉइंट जॉट कर दो बेटा एंड देन विल मूव ऑन. मैं आगे बढ़ता हूँ. ठीक है. देखो बेटा अगला जो पॉइंट आ जाता है दैट इज कैपेसिटेंस. कि भाई कैपेसिटर तो समझ में आ गया कि वो एक सिस्टम है. अब ये कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कैपेसिटेंस इज बेसिकली बेटा कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज. यानी किसी कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है एनर्जी स्टोर करने की या चार्ज स्टोर करने की, उसी को कैपेसिटेंस कहते हैं. ठीक है. मतलब ऐसे समझो एक रूम है, रूम में 50 बच्चे बैठ सकते हैं, तो ये जो रूम है ना ये तो हो गया कैपेसिटर और उसमें जो 50 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है उसको बोल देंगे कैपेसिटेंस. बोले ठीक है सर, क्लियर है. अब देखो मैथमेटिकली समझते हैं बेटा. मैथमेटिकली अगर मैं किसी भी सिस्टम की बात करूं तो उस पर एनर्जी या चार्ज स्टोर कर रहे हैं हम लोग लेट से, तो जो चार्ज है ना बेटा वो डिपेंड करेगा उसके पोटेंशियल पे. ठीक है. यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उसका,
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई वुड से, उतना ज़्यादा उसमें चार्ज स्टोर होगा। यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं बेटा, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ज़रूर आएगा, उस कांस्टेंट को हम बोल लेते हैं बेटा C, और ये बन जाता है साथ में V। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पर अगर देखते हैं बेटा, तो ये जो पॉइंट निकल के आ गया अपने पास, ये वाला, ये Q इक्वल टू CV, इसमें ये जो C पॉइंट है, ध्यान से समझना, ये जो C पॉइंट है, इसी को बेटा अपन क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी न्यूमेरिकली अगर मैं देखता हूँ या मैथमेटिकली देखता हूँ, तो जो ये कैपेसिटेंस है ना, ये कैपेसिटेंस का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा हुआ कि कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, और इसको मैथमेटिकली Q इक्वल टू CV से जो C निकलता है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी मैं अगर और आगे फर्दर बढ़ता हूँ तो आई कैन डायरेक्टली राइट कि जब मैं कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये कैपेसिटेंस इफेक्टिवली क्या निकल के आ जाएगा बेटा, Q बाय V निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, Q बाई V। अब इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि Q का और V का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है। बेटा यहाँ पे जो Q है ना, इसका मतलब है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए कि बहुत बार अपने पास क्या होंगी, दो प्लेट्स होंगी, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। अगर ऐड करोगे तो टोटल चार्ज तो वैसे भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लेते हैं, ठीक है, किसी एक पॉजिटिव प्लेट का चार्ज। दूसरा V, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे जो V है ना, दिस V इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। यानी यहाँ पे जो मैं V लिखने जा रहा हूँ बेटा, ये V का एक्चुअल मतलब कितना है, V का मतलब है V ऑफ प्लस माइनस V ऑफ माइनस। मतलब पॉजिटिव जो प्लेट है उसका पोटेंशियल माइनस नेगेटिव जो प्लेट है उसका पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कोई बोले सर आपने तो कहा था एक कंडक्टर भी हो सकता है। अगर एक कंडक्टर है तो दूसरी प्लेट का मान लो इन्फिनिटी पे मान लो, उसका पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोले ठीक है सर, समझ में आया। मतलब Q का मतलब तो हो गया किसी एक पॉजिटिव प्लेट का चार्ज। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा है पॉजिटिव प्लेट का चार्ज। दूसरा V का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। मैंने कहा बिल्कुल, यानी V ऑफ प्लस माइनस V ऑफ माइनस। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई बोलता है कि सर इसकी यूनिट वगैरह क्या रहेगी, तो बेटा जहाँ तक यूनिट की बात करते हैं, कैपेसिटेंस की जो यूनिट निकल के आती है मैं यही लिख देता हूँ, दैट इज इन फैरेड। इट इज नॉट फैरेडे, इट इज फैरेड, करेक्ट। जनरली फैरेड मतलब अगर कोई पूछ ले तो हम लिख सकते हैं कि वही 1 फैरेड। इधर ध्यान दो, C इक्वल टू Q बाई V है। Q किस में होता है, कूलम। V किस में होता है, वोल्ट। तो यानी कि 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट, इसी को अपन क्या बोलेंगे, 1 फैरेड बोलते हैं, ठीक है। जनरली फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट, इसलिए हम माइक्रो फैरेड्स में लिखते हैं, माइक्रो 10⁻⁻⁶ वाला। तो उसको देख के परेशान नहीं होना कि सर आपने तो कैपिटल F लिखवाया था, है ना। ये जो फैरेड है इसको किस पे लिखते हैं बेटा, कैपिटल F, राइट। लेकिन आपको जनरली देखने को क्या मिलेगा, माइक्रो फैरेड। आपको μF दिखेगा, तो परेशान नहीं होना है, बस म्यू का वैल्यू क्या डालना, 10⁻⁻⁶। बोले ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार के लिए बेटा ये छोटे से पॉइंट्स जो है ना, कुछ इसको आप जॉट डाउन कर लो, एंड वंस इट इज क्लियर फिर उसके बाद आप आगे लेके चलना लेक्चर को, ठीक है। मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, आप पॉज करके कॉपी कर लो अच्छे से। देखो बेटा, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। हमने जितने कैपेसिटर देखे थे या सुने थे, हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे, एंड दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अच्छे से समझना है। मैं हल्का फुल्का डेरिवेशन भी बताऊंगा कि कैसे कैपेसिटर्स निकाला जाता है, राइट। तो सबसे पहले कह रहा है बेटा, देखो स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल में अगर सबसे सिंपल फॉर्मेट अपन देखते हैं, तो सबसे सिंपल फॉर्मेट ऐसे समझ बेटा, ऐसा कुछ होगा, एक सिंगल स्फेरिकल शेल। चार्जेस की अगर बात करते हैं, अपन लिख देते हैं पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। इस तरीके से हमने क्या किया, इस स्फेरिकल शेल को चार्ज दे दिया। कोई बोले से कितना चार्ज दे दिया, तो हमने लेट से बेटा इसको कितना चार्ज दे दिया, Q। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलता है सर इसका रेडियस कितना होगा, लेट से कैपिटल R। बोले यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताना था कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, दिस वाज आवर क्वेश्चन, कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। हमने कहा ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं आराम से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा अगर मेरे को कोई कैपेसिटेंस पूछता है तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आएगी बेटा, दैट इज Q बाई V ऑफ पॉजिटिव माइनस V ऑफ नेगेटिव। मैंने आपको यही बिल्कुल बेसिक लेवल पे फॉर्मूला यही बताया, Q अपॉन V ऑफ पॉजिटिव माइनस V ऑफ नेगेटिव। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं।
V नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव प्लेट दिख रही है, बोले नहीं दिख रही, नहीं दिख रही तो इन्फिनिटी पे मान लो, इसका मतलब पोटेंशियल कितना, 0। बोले ठीक है सर, केवल पॉजिटिव प्लेट बच गई। बोले ठीक। Q की अगर बात करते हैं तो Q को अपन क्या लिख सकते हैं, Q लिखेंगे। बोले ठीक है सर। इसके बाद V की बात करते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा कि एक स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज शेल का जो पोटेंशियल है दैट इज KQ बाय कैपिटल R, 100% पढ़ चुका हूँ। ठीक, यहाँ से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जो ये Q है, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये जो K है वो कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर, और R ऊपर नहीं जाएगा, K की जगह हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और जो R है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी इफेक्टिवली इफ आई वुड राइट इट, आई कैन राइट इट एज K की जगह बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये साथ में क्या आ गया, R। यानी यहाँ से मुझे क्या समझ में आ गया कि भाई ये जो कैपेसिटेंस निकला है, ये कैपेसिटेंस निकल के आ गया बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी अगर मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, तो हम बोल सकते हैं कि इस शेल का जो कैपेसिटेंस है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R निकल के गया। बात समझ में आती है? बोले हाँ सर। देखो आई नो इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते थे, मैं बस इतना चाह रहा था कि तुम थोड़े से बेसिक समझो कि किसी सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालते कैसे। देखो कैपेसिटेंस में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की कि कैपेसिटेंस कितना होता है, उसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बाद चार्ज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट, तो फर्स्ट फेज तो यही है। बोले ठीक है सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये आपको परफेक्टली क्लियर है तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसी के फॉर्मेट में आपको और स्फेरिकल के कॉम्बिनेशंस बताता हूँ, उनको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, चाहो तो घर पे बैठ के डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आप इसको कॉपी करो बेटा, पॉज करके, मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, देखो बेटा अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल के ही बाकी दो पार्ट, है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना, स्फेरिकल के ही बाकी दो पार्ट। तो स्फेरिकल के ऐसे समझो बेटा, अगर मैं बाकी दो पार्ट देखता हूँ तो मेरे पास इफेक्टिवली सिस्टम ऑफ शेल्स हो सकता है। सिस्टम ऑफ शेल्स का मतलब एक और एक और, दो शेल्स हो सकते हैं। इसमें भी बेटा देखो दो पॉसिबिलिटी है, अच्छे से समझना आप तो, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। बोले सर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? मतलब पॉसिबिलिटी ये है बेटा, एक बार तो ये आउटर वाली जो शेल है इसे क्या कर देगा, अर्थ कर देगा। जब भी ये सिंबल बना हुआ है मतलब ये किसका है, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है बेटा इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। दिस इज व्हाट अर्थिंग मीन्स, यानी कि आपने क्या किया, एक बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। बोले ठीक है सर। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा कि ये जो इनर वाली शेल है इसको क्या कर दे, अर्थ कर दे। बोले ठीक है सर, अभी तक तो बात समझ में आती? बोले हाँ। इसके अलावा और क्या क्या डेटा हमें गिवन हो सकता है? हमें गिवन हो सकता है बेटा इसका रेडियस और इसका रेडियस, वो सेम चीज़ इसमें भी गिवन होगी अपने को, इसका रेडियस और इसका रेडियस। बोले ठीक, रेडियस की वैल्यू भी हम बता देते हैं बेटा, इसका रेडियस लेट से स्मॉल ए, इसका रेडियस स्मॉल बी, इसका रेडियस स्मॉल ए, इसका रेडियस स्मॉल बी। ऑफ कोर्स बी ग्रेटर देन है, सबको समझ में आ रहा होगा? बोले ठीक है सर। अब इन दोनों में देखो क्या डिफरेंसेस है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कैपेसिटेंस की, तो इसका जो कैपेसिटेंस निकल के आता है, ध्यान से सुनना बेटा, वो C निकल के आएगा, इसका जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा बेटा, उस C को अपन लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, ये निकल के आएगा। करेक्ट, निकालने का वही तरीका है, आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव चार्ज देना है और इस वाले को आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज दे सकते हो, वो अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर चार्ज अगर पता लग गया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, फिर Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस। अब इसको आपको अपने आप से गो थ्रू करना है। मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है 4 पाई एप्सिलॉन AB अपॉन B माइनस A। बोले ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी जगह बोला जाए इनर इज अर्थ, देखो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि आपको शेल आउटर अर्थ बोला गया है कि इनर अर्थ बोला गया है। ठीक, आउटर अर्थ बोला गया है तो 4 पाई एप्सिलॉन AB अपॉन B माइनस A। इनर अर्थ बोलते ही बेटा ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। यानी इफेक्टिवली जो यहाँ पे A इंटू B था उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, B स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आती है बेटा? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर कुछ नहीं बोला गया है तो, मतलब बोला ही नहीं जाए कि कौन सा अर्थ है। बहुत बार नहीं बोला जाता, 50% ऑफ क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा, तो लोड नहीं लेना। बाय डिफॉल्ट आउटर वन को अर्थ मानना है।
मतलब अगर नथिंग स्पेसिफाइड तो आप ये मान के चलोगे कि जो आउटर वाला पार्ट है, आउटर वाली शेल है, वो अर्थ हो रखी है। अगर बोल दे कि इनर वाली अर्थ है, देन यू विल हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है, ये बहुत बेसिक लेवल पे आ जाता है। बात समझ में आती है? यानी अब हमारे पास अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो हमारे 3 फॉर्मूलेज हो गए। अगर सिंगल शेल है 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर, करेक्ट, वेयर आर इज इट्स रेडियस। अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रिक शेल है, कुछ नहीं बोला गया है, या आउटर वाले को अर्थ बोला गया है, तो 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन बी माइनस है। थर्ड वाला पार्ट, अगर मुझे कॉन्सेंट्रिक शेल बोला और बोला गया है स्पेसिफिकली कि अंदर वाले को अर्थ किया गया है, देन 4 पाई एप्सिलॉन बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस है। बात समझ में आती है? सारी यूनिट्स बेटा फैरेड्स में आएंगी, ठीक है। तो एक बार के लिए अब ये दोनों एक्सप्रेशन को एक बार डायग्राम बना लो, कॉपी कर लो, अपनी लैंग्वेज में हाईलाइट कर लो क्या चीज पे ध्यान देना है, और ये भी स्टार पॉइंट बना के लिख लेना कि इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन विल हैव टू कंसीडर आउटर वन अर्थ, ठीक है। तो एक बार ये देख के लिख लो एंड देन विल टेक द क्लास फॉरवर्ड। फिर हम अगले टाइप के कैपेसिटर को देखें। तो आप पॉज करके पूरा कॉपी करो बेटा अच्छे से, फिर क्लास को आगे लेके चलना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। ऑल राइट बेटा, देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखो मैं आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर समझाता हूँ, बनता कैसे है पहले वो दिखाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 सिलेंडर ही बना रहे हैं इफेक्टिवली, लेकिन कोएक्सियल टाइप के बना रहे हैं, मतलब जिनका एक्सिस क्या हो, सेम। तो ये इस तरह का एक सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर। यहाँ पर अगर कोई मुझे रेडियस वगैरह पूछता है बेटा, तो अपन रेडियस देखो कहाँ से, यहाँ से बता सकते हैं, ये रेडियस और ये वाला रेडियस, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी लेंथ के बारे में कमेंट कर सकते हैं। यानी इफेक्टिवली जो डेटा हमें गिवन है वो है बेटा इसकी लेंथ l, इसके अलावा जो इनर वाला रेडियस है वो a, और जो आउटर वाला रेडियस है वो b। इस तरीके से एक सिलेंडर है। यहाँ पे चार्जेस की बात करते हैं तो बेटा देखो ये वाला चार्ज क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। बाहर वाला क्या मिलेगा, नेगेटिव। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, नेगेटिव। इस तरीके से। तो अगर ऐसा कोई कैपेसिटर, अब इसमें भी देखोगे ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा आपको। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बेटा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा सिलेंडर के अंदर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्चुअल में एनर्जी स्टोर होती है जिसकी हम बात करते हैं, समझे बात को। तो ये वो रीजन है, जो ये वाला रीजन है ना, अंदर वाले से बाहर और बाहर वाले के अंदर, जो बीच वाला जो रीजन है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, चार्ज स्टोर होते हैं। और इस तरह के कैपेसिटर को बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है बेटा, है ना, ध्यान से समझना, इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका कैपेसिटेंस आता है बेटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln b बाई। बेटा ये जो ln लिखा है ना, दैट इज log e बेस। दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉगरिथम e बेस b बाय a। So this is also something that you can write. So this is the expression for the capacitance of a cylindrical capacitor. देखो इसके डेरिवेशन अपने को दूर दूर तक कोई काम नहीं है, तो मैं बता देता आपको, ठीक है। तो ये मोर देन इनफ है, इतना भी आपने होल्ड कर लिया ब्रेन के अंदर तो ठीक है, काम हो जाएगा, राइट। सो एक बार के लिए बेटा अब इसको अच्छे से कॉपी कर लो। फिर इसके बाद अपन चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डालना है, जितने टाइप के कैपेसिटर के फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको स्पेसिफिकली फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो यू जस्ट पॉज द क्लास, कॉपी इट डाउन एंड देन विल मूव अहेड। मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना बेटा, राइट। चलो अब आ गए बेटा अपन सबसे कोर पार्ट के चैप्टर के, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसे तो बेटा देखो ध्यान से देखोगे ना, नाम से काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब होता है कि 2 प्लेट्स, ठीक है। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखता कैसे है। तो ये इस तरीके से हमारे पास कोई 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट तो ये हो गई, ठीक। बिल्कुल ऐसे कि ऐसे बेटा इसी के पैरेलल अगर अपन देखेंगे तो हमको एक और प्लेट दिखाई देगी, ये बिल्कुल इसके पैरेलल रहेगी, ये इस तरीके से, समझे बात को। तो ये 2 पैरेलल प्लेट्स दिखाई दे रही है। इन प्लेट्स को अगर अपन देखें तो इनकी हम बाउंड्रीज यहाँ से एक को यहाँ बना दिया, एक का टर्मिनल यहाँ पे बना दिया, ये 2 टर्मिनल्स बना दिए, ठीक है। इसके अलावा चार्जेस की जहाँ तक बात करते हैं बेटा, इस वाली प्लेट को कैसा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव।
यानी एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और एक प्लेट को हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, इसका मैं आपको बेसिक डेरिवेशन जरूर बताऊंगा। यहां से मुझे और क्या क्या डेटा गिवन है, मुझे बेटा डेटा यहां पे गिवन है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है ये हमें गिवन होती है। इस डिस्टेंस को हम लोग लिख देते हैं बेटा स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी। इसके अलावा ये जो प्लेट है इसका एरिया हमें गिवन होगा और प्लेट का जो एरिया होगा दैट इज कैपिटल ए। हमें दो चीजें गिवन है, राइट। इसके अलावा हमें दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से बेटा कहाँ जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर कोई वैल्यू भी पूछना चाहे बेटा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स पढ़ा होगा या ड्यू टू अ लार्ज प्लेट पढ़ा होगा। तो एक प्लेट जैसे पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, अवे, और नेगेटिव की वजह से कहाँ आएगा, टुवर्ड्स। तो दोनों का ऐड हो जाएगा और एक सिंगल प्लेट का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐड होके कितना बनेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोले ठीक है सर। यानी यहां तक ये समझ में आ गया बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा दो प्लेट्स के बीच में। ये वैसे याद ही होना चाहिए, पिछले चैप्टर का है। बोले ठीक है सर। अब हमें बताना था कि भाई यहां पर कितना कैपेसिटेंस आएगा। हम वापस अपने बेसिक्स पे चलते हैं, बैक टू द बेसिक्स। तो बेटा कैपेसिटेंस अगर चाहिए तो कैपेसिटेंस, कौन सी चीज गायब हो गई, कोई बात नहीं। कैपेसिटेंस जो चाहिए दैट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V ऑफ पॉजिटिव माइनस V ऑफ नेगेटिव, ये होना चाहिए था। बोले ठीक है सर। जहां तक चार्ज की बात करते हैं, चार्ज को क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा इंटू ए। और जहां तक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज ई डॉट डेल्टा आर विद अ नेगेटिव साइन। मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। बोले हाँ सर, ये याद है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। मैं लिख देता हूं ई इंटू कितना, डी। अब वैल्यू पुट करते हैं तो हमने कहा सिग्मा तो सिग्मा रहेगा, ए तो ए रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बोले हाँ सर। और जहां तक डिस्टेंस की बात है ये क्या है, स्मॉल डी। बेटा देखोगे ध्यान से तो ये सिग्मा और सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय स्मॉल डी। अब देखो कितना आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी एकदम से देखोगे पूरा का पूरा तो मुश्किल लग सकता है, लेकिन स्टेप बाय पॉइंट समझते हुए चलोगे तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। और मैं कह रहा हूँ आज जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी ना ये चीज़ें और ईजी लगने लगेंगी, क्योंकि अपन कनेक्ट कर पाएंगे, फ्लो में आ जाएंगे। तो लोड लेके नहीं, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से समझो तुम, ठीक है। और कोई जल्दबाजी भी नहीं अपने को। तो यहां से ये समझ में आ गया कि अगर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इन दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज दैट इज इट्स कैपेसिटेंस कैन बी गिवन एज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यानी कि एप्सिलॉन नॉट उसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए एरिया ऑफ द प्लेट्स, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। मैंने कहा वेरी गुड। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अभी के लिए पहले इतना पार्ट एक बार के लिए कॉपी कर लो, ठीक है। फिर हम इसके रिलेटेड एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है, अभी तो ये तो कैपेसिटेंस है, ये तो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हमने कहा था एनर्जी भी तो स्टोर करता है, तो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, तब जाकर के फिर न्यूमेरिकल्स पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलो एक बार अच्छे से कॉपी कर लो बेटा ना, पॉज करके अच्छे से क्लास को कॉपी कर लो, फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ ना, आप पॉज करके कॉपी करो। ऑल राइट। देखो जैसा मैंने कहा था ना बेटा कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात करेंगे, बहुत इजी है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं। अभी पिछली स्लाइड में देखा था फील्ड था, जहाँ फील्ड आ जाएगा वहाँ पे क्या आ जाएगी, एनर्जी स्टोर आ जाएगी, करना ही कुछ नहीं। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूँ कि जब एनर्जी स्टोर की बात करते हैं तो एनर्जी का एक्सप्रेशन बेटा अगर आपको हल्का फुल्का ध्यान हो तो वी डी क्यू लिख सकते थे भाई। चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। बोले हाँ सर। तो मैंने कहा स्मॉल चार्ज इंटू वी लिखेंगे तो स्मॉल एनर्जी, और इसी को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करो, जीरो, यानी जब बिल्कुल अनचार्ज था से लेके कहाँ तक, जब तक उसके पास कितना चार्ज चला जाए, क्यू चार्ज चला जाए। यहाँ से बेटा मैं वी को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की जगह क्या वी को क्यू बाई सी लिख सकता हूँ। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं, Q इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से V आ जाएगा Q बाई सी। अब इसको इंटीग्रेट करना अपने लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो C है ना वो तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और Q का इंटीग्रेशन आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से बेटा अपने को एक्सप्रेशन निकल के आ गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2C। ये एक्सप्रेशन निकल गया,
समझ में आई कुछ बात? यानी एक कैपेसिटर जो है, अब अपन ने तो सी की टर्म में निकाला है, सी स्फेरिकल का फॉर्मूला भी पता है, सिलेंड्रिकल का भी पता है, पैरेलल का भी पता है, तो अब जिसके बारे में बोलेगा उसका वैल्यू पुट कर देगा। हमें तो सी के बारे में पता लग गया भाई कैपेसिटेंस की टर्म में एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो यहां से बेटा देखो अपने को क्या क्या पॉइंट निकल के आया, ध्यान देना। एक तो ये समझ में आया कि जो एनर्जी है कैपेसिटेंस की वो कितनी है बेटा, Q²/2C, एक फॉर्मूला। मैं कह रहा हूं Q की जगह CV भी तो डाल सकते हैं, बोले हाँ सर डाल सकते हैं, C²V²/2C, एक C कट जाएगा, वहां से एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा बेटा 1/2CV²। अगर नहीं समझ में आया ना कैसे, तो खुद से कॉपी में लिखो Q की जगह CV, C²V², C कट जाएगा, तुम्हें खुद में खुद दिखेगा कि अच्छा हाँ हाफ CV² होता है, और अगर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बेटा मैं इस CV² को CV × V भी तो बोल सकता हूँ, बोले हाँ सर। एक CV को Q भी तो बोल सकता हूँ, बोले हाँ सर। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन बन सकता है Q × V/2, यानी ये तीन डिफरेंट एक्सप्रेशंस अपने को मिल गए। ठीक, अब आप ये बोलोगे कि सर हमने इतने एक्सप्रेशंस की ज़रूरत क्या थी। मैंने कहा बेटा ये डिपेंड कर जाता है कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है। 3 तरह के क्वेश्चन बना सकता है, 1000 तरह के क्वेश्चन बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि अपने को क्या डेटा प्रेजेंट है। हमें अगर कभी चार्ज दे दिया गया, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, हमें अगर कैपेसिटेंस दे दिया गया और एनर्जी पूछा, तो मैं बोल दूंगा Q²/2C। अगर मुझे इसी की जगह कैपेसिटेंस के साथ पोटेंशियल दे दिया गया, तो मैं Q²/2C भी क्यों यूज़ करूंगा, मैं हाफ CV² यूज़ करूंगा। बोले बात तो सही है सर। और मैंने कहा कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज और पोटेंशियल दे दे, C गायब भी कर दे। अब C थोड़ी ढूंढने बैठेंगे, Q पता है, V पता है, डायरेक्टली QV/2 लगा देंगे। समझ गए? तो इसलिए बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये तीनों एक्सप्रेशंस पता हो कि कौन कौन से एनर्जी के एक्सप्रेशंस है, राइट। एंड आई गेस बहुत मुश्किल भी नहीं है, ईजी है, कर सकते हैं आराम से। तो अच्छे से एक बार समझ लो, देख लो, है ना। कोई चैलेंज लगे तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लो, आई गेस दे विल हेल्प यू आउट, राइट। एंड दैट्स इट। इसको एक बार कॉपी करो, फिर इससे रिलेटेड कुछ नोट्स देखेंगे, वो नोट्स देखने के बाद फिर इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पार्ट उठा लेंगे, है ना, सर्किट्स वगैरह का, फिर एक में कॉम्बिनेशन उठा लेंगे। अभी तो क्या कर रहे हैं, बेसिक कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, क्या एक्सप्रेशंस हैं, प्लस उनमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उस तरह की चीज़ें अपन देखने जा रहे हैं। समझ गया बेटा बात को? तो एक बार अच्छे से इसको कॉपी करके, मतलब पॉज करके क्लास को कॉपी कर लो, एंड वंस यू आर डन देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ना। देखो मैंने कहा था ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, तो हम एक एक करके नोट्स उठाएंगे, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, और ये सारे काम के पॉइंट्स। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है। तो नोट के अंदर सबसे पहला पॉइंट देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ एनर्जी डेंसिटी। अरे फॉन्ट थोड़ा छोटा लेते हैं ना। सबसे पहले बेटा हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक, एनर्जी डेंसिटी। जहां तक बेटा एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी को बेटा अपन लिख देते हैं U, और नीचे छोटा सा d लिख देते हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए। ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये हमें क्या बताएगी बेसिकली, ये हमें देखो मास डेंसिटी पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम। बिल्कुल ऐसे बेटा चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ऐसी एनर्जी डेंसिटी अपने पास क्या बन जाएगी बेटा, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आई गेस ये तो आप खुद ही गैस कर गए हो, राइट। जहां तक एनर्जी की बात है बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास कितना था, Q² डिवाइडेड बाय कितना, 2C। जहां तक वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा, वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है भाई, एरिया ऑफ द प्लेट ले लिया और डिस्टेंस, तो एरिया ऑफ द प्लेट हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डिस्टेंस हो जाएगा हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको याद रखना है बेटा। यहां से एक स्टेप आगे चलते हैं, Q की जगह मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, तो स्क्वायर है तो सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। 2 कैपेसिटेंस की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, करेक्ट, इंटू साथ में कितना है ए इंटू डी। यहाँ से अगर देखेंगे तो बेटा ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल, ये जो d और d हो जाएगा कैंसिल, एंड एक्सप्रेशन जो निकल के आएगा दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी जो एनर्जी डेंसिटी होती है स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या कैपेसिटर, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि इसी का जो एक और एक्सप्रेशन है ना, जो मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट कम्स आउट टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट
इंटू ई स्क्वायर, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर में तुम चाहो तो ई की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन डालना, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। सो वी हैव वेरीफाइड दैट फॉर्मूला। सो नाउ व्हेनेवर आपसे पूछा जाए कि भाई एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, तो एनर्जी डेंसिटी हमेशा याद रखना सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। इसके अलावा लिखने के तो और भी बहुत तरीके हैं। बोले सर कैसे, मैं समझाता हूँ। लिखने के तो बेटा बहुत तरीके ऐसे हैं कि इसी एनर्जी डेंसिटी को अपन चाहें तो लिख सकते हैं एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, करेक्ट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं ए इंटू डी, सी की जगह क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन टी बाई डी। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज, करेक्ट। तो इस तरीके से कभी भी एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो आप तो बस ये याद रखना कि एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हाँ, ये कन्वेंशनल फॉर्मूले है, हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, इनको अच्छे से याद रखना ही रखना है। क्लियर बेटा? तो आई गेस ये वाली टर्म समझ में आ गई होगी। अगर ये टर्म समझ में आ गई तो इसी से कनेक्टेड एक और टर्म है, मैं उसको और जोड़ देता हूँ, फिर आप दोनों को कॉपी कर लेना, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चल सकते हैं, ठीक है। देखो तो लेट्स राइट द कनेक्टेड टर्म। तो जो सेकेंड टर्म है बेटा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी आपने पढ़ा होगा मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पिछले चैप्टर में, बट फिर भी बता देता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आता है बेटा, दिस प्रेशर इज एक्चुअली बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय कितना एरिया। और ये एक्सप्रेशन जो निकल के आता है ये भी निकल के आता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब ये जो प्रेशर है क्या ये एनर्जी डेंसिटी के बराबर है? मैंने कहा बिल्कुल बराबर है। समझ गए? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगी प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर की, है ना, उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ, एंड दैट प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। सो मैथमेटिकली एनर्जी डेंसिटी बोले या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोले, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। और दोनों के एक्सप्रेशन क्या है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन एंड हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। बात समझ में आती है? बोले हाँ सर। इसी की हेल्प से तीसरा कनेक्टेड पॉइंट, उसको और सुन लेना। आपसे ये भी बोला जा सकता है बेटा, आपसे ये भी बोला जा सकता है कि भाई अगर मुझे दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फोर्सेस पूछे, ध्यान से सुनना, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर है बेटा, उसकी प्लेट्स के बीच में कितनी फोर्स लगेगी? मैंने कहा भाई अगर प्रेशर पता है तो फोर्स इनटू एरिया क्या हो जाएगा? फोर्स, ये रहा, प्रेशर इनटू एरिया क्या हो जाएगा? फोर्स। भाई पी एफ बाई है तो एफ क्या होगा? पी इंटू ए। तो मुझे अगर वो चाहिए एक्सप्रेशन तो मैं डायरेक्टली कितना लिख सकता हूँ? एफ इक्वल टू पी इंटू ई। और बेटा प्रेशर का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमारे पास कितना है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई कितना? एरिया। सो दिस इज इजी टू रिमेंबर। तो ये तीनों चीजें आपस में लिंक्ड है, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मैथमेटिकली सेम, एंड प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अब तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछता है आप बहुत इजीली निकाल के उसको टिक कर सकते। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो एक बार के लिए आराम से तीनों पॉइंट को समझो, है ना, उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करो, और जब एकदम ब्रेन में सेटल हो जाए तो कॉपी में जॉट डाउन कर लो। वंस एवरीथिंग इज डन देन यू कैन जस्ट टेक द क्लास फॉरवर्ड, तभी क्लास को आगे लेके चलना। बस 2-3 नोट्स और बता रहा हूँ, फिर मैं आज की क्लास रैप अप कर दूंगा, ठीक है? तो एक बार के लिए इसको अच्छे से समझ के कॉपी कर लो बेटा, जब एनर्जी डाल रहे हैं तो अच्छे से सीखो, ठीक है? चलो इसको पॉज करके कॉपी करो बढ़िया से, और मैं आगे बढ़ूंगा मीनवाइल, है ना। एक बार यहाँ पॉज करके अच्छे से कॉपी करना पूरा। मैं देख भी लेता हूँ कितना पार्ट बाकी है, ठीक है? तो बस इसी में मैं 1-2 नोट्स और ऐड करके क्लास रैप करूँगा। देखो अगला जो पॉइंट है ना बेटा, पॉइंट नंबर 4, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, है ना, मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है। तो डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, कि भाई कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है। तो बेटा आपने जितने फॉर्मूले पढ़े होंगे ना, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको हर जगह एप्सिलॉन नॉट दिखेगा। स्फेरिकल का 4 पाई एप्सिलॉन आर रिवाइज भी हो जाएगा इसी से। कॉन्सेंट्रिक शेल आउटर अर्थ है तो क्या था? 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन बी माइनस ए। इनर अर्थ था तो क्या था? 4 पाई एप्सिलॉन बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए।
सिलेंड्रिकल था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, हर जगह एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट था बेटा वैक्यूम के लिए। अगर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मीडियम भर दो, डाइलेक्ट्रिक भर दो, तो फिर वो चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन एम हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड कर गया? मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो एक तो जो फैक्टर है बेटा इसका वो है मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कोर्स ऑफ कैपेसिटर। बोले ठीक है सर, ये पॉइंट तो समझ में आ गया, गुड। दूसरा देखो, आपसे पूछा जाएगा दूसरा पॉइंट, अगर आप देखोगे तो हर किसी फॉर्मूले में आना डायमेंशंस आ रहे थे। स्फेरिकल वाले में रेडियस आ रहा था, सिलेंड्रिकल में लेंथ और रेडियस आ रहा था, पैरेलल में एरिया और डिस्टेंस आ रहा था। तो डायमेंशंस पे डिपेंड कर गया, यानी यहां पे डिपेंड कर जाता है डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर। इसके बाद देखो तीसरा, ध्यान से सुनना, इसके अलावा शेप, भाई सिलेंड्रिकल है तो अलग फॉर्मूला, स्फेरिकल है तो अलग है, पैरेलल है तो अलग है, यानी एक डिपेंड कर जाएगा बेटा शेप ऑफ कैपेसिटर्स या कंडक्टर्स, जिस कंडक्टर से कैपेसिटर बना है उसकी शेप। तो इफेक्टिवली बेटा ये 1, 2 और 3 पॉइंट से जिसके ऊपर क्या डिपेंड करता है? कैपेसिटर्स डिपेंड करता है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, खासकर नीट में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनके ऊपर उनके लिए मतलब काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। ठीक, एक पॉइंट और देखेंगे, राइट, एक पॉइंट और देखेंगे बेटा, 5th। थोड़ा ध्यान से सुनना, कई बार ना ये मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बच्चे गलत करते हैं। मुझे लगता भी है कि करना तो नहीं चाहिए, बट दे डू इट, तो देखना ज़रूरी है। Q इक्वल टू कितना होता है? बोले CV होता है, ये सबको पता है। यहां पर कई बार क्या बोला जाता है कि भाई वोल्टेज को डबल कर दिया, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? बच्चे उसको बोलते हैं सर हाफ हो जाएगा, क्योंकि C को नीचे लेके चले जाते हैं। या आपसे बोला जाएगा कि चार्ज को डबल कर दिया, C पे कितना इंपैक्ट आएगा? अब चार्ज को डबल करने पे बच्चे सोचते हैं अच्छा Q और C दिख रहा है तो Q डबल किया तो C भी डबल कर देंगे। अरे तुम ऐसे सोचो ना, एक रूम में 10 बच्चे बैठे हैं, उसकी कैपेसिटी 100 की है, अगर 10 की जगह 20 बच्चे बैठ जाएंगे तो कैपेसिटी बदलेगी क्या? तो 100 ही रहेगी ना बेटा, वो तो रूम की कैपेसिटी है। तो जो कैपेसिटेंस है ना, इट्स अ कांस्टेंट, यानी ये Q और V पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए मैंने इससे जोड़ा इसको डिपेंडेंस के साथ। तो इन पे तो डिपेंड करता है, लेकिन अगर मुझसे पूछ ले कि भाई C, तो आई विल से C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। बात समझ में आती? तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि ये डिपेंड करेगा अपने डायमेंशन पे, प्लेट्स के बीच के मीडियम पे, शेप पे, लेकिन ये नहीं डिपेंड करेगा Q पे और V पे। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट्स और हैं जो कनेक्टिंग टॉपिक्स हैं, या ऐसे समझ लो उसी से रिलेटेड हैं और काम के हैं, तो इनको और थोड़ा अच्छे से देख लेना बेटा। बाकी इसके अलावा तो आई गेस ना ज़्यादातर बेसिक ही अभी तक देखा है अपन ने कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, उनके रिलेटेड फार्मूलाज, एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात कर ली, प्रेशर के बारे में बात कर ली, एंड इवेंचुअली C की डिपेंडेंस पे बात कर ली। अभी अपना पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है कैपेसिटर्स का, जो बहुत ही बेसिक और ईजी है। अब जो अगला पार्ट आएगा बेटा वो नेक्स्ट क्लास में लूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा टफ पार्ट है वो, कि कैसे शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, कैसे हीट लॉस निकालते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। फिर जब वो दोनों पार्ट कंप्लीट होंगे, वो थोड़ा टिपिकल पार्ट है, एक छोटा लेक्चर लेके आऊंगा। फिर उसके बाद अगले पार्ट पे अपन चलेंगे बेटा, जो ये कैपेसिटर के जो सर्किट्स होते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फिर डाइलेक्ट्रिक, फिर चैप्टर को एंड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें चलेंगे 3-4 लेक्चर्स। आप तो एक एक पार्ट को अच्छे समझते हुए चलो, क्योंकि हर पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो, उसके बाद पूरा कैपेसिटेंस जितना अभी तक पढ़ा दिया उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद आपके मॉड्यूल्स में जो सेक्शन है के क्वेश्चन है उनको ट्राई कर लो, उनके डाउट्स क्लियर कर लो। वंस एवरीथिंग इज डन देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी और बुक्स रेफरेंस से क्वेश्चंस नहीं करने, पहले 3-4 लेक्चर कंप्लीट करने हैं, फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, मीनवाइल टेक केयर, स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करो एंड टेक केयर। थैंक यू। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।